हेलो बच्चों, क्या बात है। आज आप लोग पढ़ाई के लिए बिल्कुल समय पर आए हो। और बच्चों, मैं आपके सामने खड़ी हूँ दीपाली पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये मेरा थर्ड वीडियो है बच्चों, और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ओम्स लॉ। अगर आपको कोई भी कंटेंट की जानकारी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीखना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखना है, तो प्लीज मेरे जो 2 वीडियोस जो मैं बना चुकी हूँ लास्ट टाइम, वो आपको जरूर देखने हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इस लॉ में हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज और करंट के बीच की रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप कैसा है, इसको ऑब्जर्व किया एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया और उसमें उन्होंने बैटरी लगाई, ठीक है, और उन्होंने अमीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया और पूरा सर्किट तैयार किया सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज करके। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे करंट क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने कहा वाओ, ये तो बहुत अच्छी डिस्कवरी हो गई। उन्होंने कहा अगर मैं कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करता हूँ जिसमें मैं कुछ चीजों को कांस्टेंट रख दूं, जैसे कि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं, या फिर मैं कुछ और फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, तो उन्होंने देखा कि वोल्टेज और करंट में ना एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट बढ़ती जा रही थी सर्किट पे। तो उन्होंने इसको एक लॉ का नाम दे दिया और उस लॉ को बोल दिया ओम्स लॉ, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसका हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोइंग is directly proportional to potential difference applied across it। प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्तों के साथ, कुछ शर्त है। क्या शर्त है? प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ उन्होंने बोल दिया, बहुत सिंपल सा ये लॉ है जो कि बताता है कि भाई वोल्टेज में और करंट में क्या रिलेशन है। भाई अगर किसी सर्किट में आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है। अगर मैथमेटिकल में आप ऐसे लिखोगे तो यू विल राइट इस तरीके से, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर मैं इस साइन को यहां से हटाऊं तो यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट लगता है R, और ये जो R है ना, इन्होंने इसको नाम दे दिया। इन्होंने बोला कि भैया इसका नाम है रेजिस्टेंस। तो यानी कि बच्चों अगर आपको R का पता लगाना है कि भाई R है क्या, तो क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू V ओवर I। सो R क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू दी करंट, ठीक है। मतलब एक ही सर्किट की बात हो रही है बच्चों, एक ही सर्किट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है और उसी सर्किट में आपको करंट भी देखना है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। अब सारे सर्किट तो इस चीज को फॉलो नहीं करते। भाई आपको पता है कि सारे के सारे अगर एक ही चीज के फॉलोअर्स हो जाए तो ये तो कोई बात बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने बोला कि चलो हम कंडक्टर्स को 2 चीजों में बांट देते हैं, एक ओमिक कंडक्टर बोल देते हैं, एक नॉन ओमिक कंडक्टर बोल देते हैं। बात खत्म। ओमिक कंडक्टर क्या हुए, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या हुए, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो ओमिक कंडक्टर है, जो नॉन फॉलोअर्स हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर है।
ठीक है, समझ में आया ना आपको? भाई जो फॉलो कर रहे हैं ओम्स लॉ को वो ओमिक कंडक्टर है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो सिंपल सा बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई चलो बात शुरू हुई है, रेजिस्टेंस की बात शुरू हुई है, तो कुछ और भी जानना चाहिए हमें रेजिस्टेंस के बारे में। एक नया फैमिली मेंबर आया है फैमिली में जो है रेजिस्टेंस, बच्चों ने इससे तो पहले पढ़ा नहीं था रेजिस्टेंस के बारे में कि भाई रेजिस्टेंस भी कोई चीज होती है ना। तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको बच्चों सिंपल सी बात कही जाए ना, दो टूक बात कही जाए, तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी सर्किट में करंट के बढ़ने का अपोज करती है। मतलब अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो और अगर आप उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर दो तो करंट ना हाफ हो जाएगी। अगर आप रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दो तो करंट ना 1/4 हो जाएगी। फाइन, मतलब रेजिस्टेंस करंट को कभी बढ़ने नहीं देता। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं और थोड़ा देखते हैं डिटेल में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, और अभी हमने पढ़ा है ओमिक कंडक्टर के बारे में और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में। ओमिक कंडक्टर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जो R = V/I को बिल्कुल अपना आइडियल मान के चलते हैं वो ओमिक है, और जो नहीं मानते हैं वो नॉन ओमिक है। अगर मैं ओमिक कंडक्टर में आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए भी एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर में जो ग्राफ होगा वो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ इस तरीके से होगा। ये जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया वैसे करंट बढ़ी, जैसे वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ी, जैसे वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ी। तो इस तरीके से भाई मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलते गए और मुझे इस तरीके का एक ग्राफ क्या हो गया, क्रिएट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से एक ग्राफ क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ये तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे और जो भी आपको स्लोप मिलेगा, ये वाला स्लोप, ये स्लोप कहलाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो बात हो गई ओमिक कंडक्टर की। जो भी ओमिक कंडक्टर होंगे, जो भी ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, उनका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। नॉन ओमिक कंडक्टर है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर ही नहीं रहे, मतलब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है वो उनकी मर्जी है, और कभी रेजिस्टेंस घटा रहे हो तो करंट कम नहीं हो रही है वो भी उनकी मर्जी है, करंट बढ़ जा रही है वो भी उनकी मर्जी है। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, आप उनका ग्राफ कैसे भी बना सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट कि भाई स्ट्रेट लाइन ही बनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा ग्राफ आप जो है वो दिखा सकते हो कि दिस इज फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो है डिस्कशन वाला, विवाद वाला मुद्दा नहीं है। सीधे सीधे अगर आपको कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, MCQs, अगर 4-5 आपको ग्राफ बना के देते हैं और कहते हैं भाई चलिए बताइए इसमें ओमिक कंडक्टर कौन सा है, तो आप लोग फटाफट से सिलेक्ट कर ही दोगे। आई एम श्योर नाउ यू आर परफेक्ट इन दैट। फाइन, चलो ठीक है बच्चों, अभी इतना काफी है ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर में। नाउ लेट अस कम टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि भाई होता है R = V/I। रेजिस्टेंस की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो इट इज एन ऑब्स्टेकल in the path of electric current which always opposes the flow of it। देखो
इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में एक रुकावट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। ठीक है, अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा चलो ठीक है, इतना हो गया। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी है आपको उसको एक्सप्रेस करना है तो यूनिट तो जाननी है ना। तो चलो यूनिट देखते हैं। रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। बच्चों वोल्टेज को हम बोलते हैं वोल्ट में एंड इसको हम बोलते हैं एम्पियर में। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई बच्चों वोल्ट पर एम्पियर। इसकी जो यूनिट है वो है वोल्ट पर एम्पियर। और सर साइमन ओम के नाम पर इनको ऑनर देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वोल्ट पर एम्पियर को हमें ग्रीक लेटर ओम, इसको बोलते हैं ओम, इससे शो कर देते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को हम इससे शो कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं बच्चों ओम। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए 2 और ऐसा साइन, 3 और ऐसा साइन और 4 और ऐसा साइन, तो आप समझ जाना 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम इस तरीके की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो अब बच्चों एक चीज और है कि भाई ओम तो हमने सीख लिया कि ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, बट क्या हम इतने परफेक्ट हो गए हैं कि हम ओम को डिफाइन कर पाए कि भाई 1 ओम ये होता है, 2 ओम ये होता है, 3 ओम ये होता है? तो उसके लिए ना एक सिंपल सा मेथड है, देखो ये याद कर लो आप लोग। देखो आर का फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चों वोल्टेज को 1 वोल्ट मान लूँ और मैं यहाँ पर करंट को 1 एम्पियर मान लूँ तो 1/1 यानी कि मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1 ओम। रेजिस्टेंस 1 ओम कब है? इफ वोल्टेज 1 वोल्ट है और करंट क्या है 1 एम्पियर है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस 1 एम्पियर कब आ रहा है, 1 ओम कब आ रहा है? जब मैंने वोल्टेज को 1 वोल्ट लिया है और मैंने करंट को 1 एम्पियर लिया है। तो सिंपल सा आपको बस अपने शब्दों में फ्रेम करना है, आपको सेंटेंस जैसा बना देना है। क्या बोल रहे हैं कि द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर विल बी 1 ohm if potential difference applied across it is 1 volt and current flowing in the conductor is 1 ampere। हो गया सिंपल सा। ठीक है, फिर से समझो। If the potential difference applied across the end of a conductor is 1 volt and current flowing in the conductor is 1 ampere, then resistance of the conductor will be 1 ohm। जो शर्तें हैं ना पहले उनको बताओ भैया, ये शर्तें हैं तभी 1 ओम होगा। ऐसा नहीं है कि हर सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाए। कुछ शर्तें हैं, वोल्टेज 1 वोल्ट होनी चाहिए और करंट 1 एम्पियर होना चाहिए, तभी रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। ठीक है, इतना एक्सप्रेस करना सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। और रेजिस्टेंस को मैंने आपको बता दिया है कि भाई रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक ऑब्स्टेकल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, रेजिस्टेंस मैम हमें याद नहीं हो रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हो, ऑब्स्टेकल है क्या है। बच्चों देखो ध्यान से सुनो, फिर से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मानो मैं साइकिल चला रही हूँ, मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और सडनली क्या होता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है। बहुत तेज हवा ना मेरी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ बट हवा पीछे आ रही है, पीछे मुझे ले जाना चाहती है। बच्चों समझो, तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू मेक मोर एंड मोर इफेक्ट्स, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे आगे जाने के लिए। बट वो जो हवा है ना वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी और मैं करंट हूँ ऐसा मान लो, मुझे आगे बढ़ना है बट हवा मुझे बढ़ने नहीं देगी। तो हवा क्या है, वो रेजिस्टेंस है और मैं क्या हूँ, करंट हूँ। तो इसी तरीके से आप समझ लो कि
अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट के पाथ में क्या होगा, एक रुकावट आ जाएगी जिससे वो इजीली फ्लो नहीं हो पाएगी। तो उस तरीके से आप समझ लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक ट्रायंगल, ओम्स लॉ को आप एक ट्रायंगल उसमें याद कर सकते हो। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ये ठीक है, ट्रायंगल बना दो, V इक्वल टू IR होता है, ये हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, V इक्वल टू IR। तो आप यहां से देखो फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे? देखो V इक्वल टू IR दिख रहा है, I इक्वल टू क्या दिख रहा है बच्चों, V ओवर R दिख रहा है, और R इक्वल टू क्या दिख रहा है बच्चों, V अपॉन I दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल लॉ लगा करके आप जो है ये फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जितना भी इंफॉर्मेशन है आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, और घबराने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, जानते हो ना, सुना है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो फटाफट से इसको उतारो। अब बात रही बच्चों की, आप सोचोगे मैम ने ये नया टर्म रेजिस्टेंस बताया, ठीक है, थोड़ा सा और बताइए मैम रेजिस्टेंस के बारे में, ताकि हम लोग और भी थोड़ा कुछ और भी जाने, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने। भाई फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिसिटी में तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल्स तो करने ही है बच्चों। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पर, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई कितने टाइप के कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं या रेजिस्टर्स हैं। भाई हम सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी भी वेट हो रहा है यार, मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि सूख नहीं रहा है बोर्ड, इसको साफ करने के लिए मुझे एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। चलो, एक होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, मैं सब्सटेंसेस की कैटेगरी बता रही हूँ। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं रेजिस्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स। देखो अभी भी नहीं चल रहा है नंबर। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है। आप सुनो, कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिसमें करंट क्या हो, करंट कैन फ्लो इजीली, इनमें करंट ना बहुत आसानी से फ्लो हो पाती है। ठीक है, और इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। रेजिस्टेंस जो होता है इज वेरी लो, रेजिस्टेंस बहुत लो होता है कंडक्टर्स का। और फॉर एग्जांपल दे आर मेटल्स। मेटल्स जो कि हमारे घरों में यूज हो रहे हैं, बर्तन्स में यूज हो रहे हैं, जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जा रही है, हीट आसानी से फ्लो हो रही है, वो हो गए गुड कंडक्टर्स। रेजिस्टर्स की बात करें बच्चों तो कुछ एलॉयज जो मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं और उनका रेजिस्टेंस लिटिल बिट कंडक्टर्स के कंपैरिजन में हाई होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इनका यूज हम लोग घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आप बोल सकते हो आइटम्स बनाने में इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, दे हैव मोर रेजिस्टेंस देन कंडक्टर्स। तो इनमें करंट जो होती है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा यू कैन से धीमी गति से फ्लो हो पाती है। ठीक है, तो इनमें करंट जो होती है कैन नॉट फ्लो इजीली, कैन नॉट फ्लो इजीली। जैसे आपने देखा होगा हीटर होता है, हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम का जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उसमें करंट आसानी से पास नहीं होती और उसका यूज इसीलिए फिलामेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो करंट कैन नॉट फ्लो इजीली। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, रेजिस्टेंस इज हाई, इसको आप लिख दोगे रेजिस्टेंस इज हाई। और जैसे एलॉयज हो गए, एलॉयज लाइक नाइक्रोम हो गया, ठीक है, नाइक्रोम एटसेट्रा। ठीक है, नाउ इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स तो आपको पता है इससे करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो करंट कैन नॉट फ्लो, करंट जो होती है बिल्कुल फ्लो नहीं होती इनमें। एंड ये जो होते हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई।
कंडक्टर्स में, रेजिस्टर्स में और इंसुलेटर्स में। इतना पढ़ लेना है हमको, ठीक है। तो ये हमारा जो है दिस विल बी डन, और इसको फटाफट से आप लोगों को नोट डाउन करना है बच्चों। फिजिक्स पढ़ने का एक सिद्धांत ये है कि हमें थोड़ा राइटिंग करके प्रैक्टिस करनी है, और हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने बुक अपने पास में रख ली और हम उसको ना देख देख के मतलब हम सोचे कि हमें याद हो रहा है, ऐसा नहीं है। यू डू इट बाय लर्निंग ऑल्सो बट बाय राइटिंग। आप जितना रिपीट करके याद करोगे उतना आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, और बहुत बहुत टफ नहीं होता, क्लास 10th का सिलेबस इतना कुछ है नहीं उसमें। चलो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, वो क्या पढ़ा है हमने? फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है भाई, ट्रायंगल लॉ सीधे सीधे मैं अगर बना दूँ तो V हो गया, I हो गया और R हो गया, ठीक है। तो उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। इफ करंट फ्लोइंग in a circuit is 10 ampere and potential difference applied is 20 volt, calculate रेजिस्टेंस। ये हमको कैलकुलेट कर देना है यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, पहले लैंग्वेज पढ़ो, 1 नंबर में आएगा अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो देखो 10 एम्पियर हमें करंट दे दी, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख देती हूँ I = 10 एम्पियर, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया V = 20 वोल्ट। नाउ मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस लिख करके मैंने लगा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब सोचो मुझे यहाँ से R निकालना है, तो R का फॉर्मूला मैं क्या डिराइव करूंगी? R = V/I। तो V क्या हो गया 20 और I कितना हो गया 10, तो 10 2 जा 20। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो गया दैट इज 2। कितना सिंपल है। आपको मिली एम्पियर को तो कन्वर्ट करना आता होगा ना, मिली, माइक्रो, नैनो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उसको देख लेना, उसको पढ़ना जरूर। ये नहीं कि आप ना पढ़ रहे हो, पढ़ना जरूर, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए जो है अगर मैं ये सारे टॉपिक एक वीडियो में बना दूं तो आप लोग बहुत बोर भी हो जाओगे, एक बार में पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए टॉपिक को इलैबोरेट करके समझाने के लिए मुझे अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाना पड़ रहा है। इफ द रेजिस्टेंस of a conductor is increased twice, potential difference is same, calculate the new current in the सर्किट, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? फिर रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो ट्वाइस कर दिया, मतलब डबल कर दिया हमने, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका सेम है। तो हमें बताना है कि न्यू करंट कितना हो जाएगा। तो उसके सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर ये लिख लेती हूँ कि भाई मैंने मान लिया कि रेजिस्टेंस जो था वो पहले R था, पोटेंशियल डिफरेंस V था, और करंट मैंने मान लिया ये था, ठीक है। लेट ये कंपोनेंट्स थे, तो जाहिर सी बात है करंट का फॉर्मूला होगा यहाँ पर V/R, क्योंकि मुझे करंट के ही रिप्लाई करना है यहाँ पर कि नया करंट क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने करंट के टर्म्स में फॉर्मूला ले लिया। आप ट्रायंगल रूल से भी फॉर्मूला देख सकते हो। अब मुझे कंडीशन क्या मिला है? अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या कहती है कि भाई मुझे रेजिस्टेंस को ट्वाइस कर देना है, यानी कि मुझे R को ना 2R कर देना है, ऐसे मान लो, ठीक है। यानी R को यहाँ ऐसे लगा करके मुझे 2R
मार्क कर दिया और मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, ठीक है। इसको मैं आर डैश ले लेती हूँ, चलो, और इसको मैं बी डैश लेती हूँ। मैंने मान लिया नया करंट है आई डैश, तो नए करंट का क्या हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, ठीक है। नाउ आई डैश का फॉर्मूला आई नो कि क्या है, वी ओवर आर है, तो वी डैश अपॉन आर डैश होगा नए करंट के लिए। तो वी डैश की जगह बच्चों मैं लिख सकती हूँ वी, और आर डैश की जगह मैं लिख सकती हूँ बच्चों 2r। नाउ यहाँ से देखो बच्चों, ये v ओवर r जो है, ये v ओवर r है ना, ये i की वैल्यू, तो I कैन राइट हियर i डैश इज इक्वल टू i अपॉन 2। तो देखो अगर हमने करंट रेजिस्टेंस को डबल किया तो करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। नया करंट जो है वो पुराने करंट का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है और भी क्वेश्चन करो, बुक में और क्वेश्चंस ढूंढो। मुझे लगता है ये टॉपिक आज के लिए हमारे लिए जो है इनफ है। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो। अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है भाई, मैम से पूछने की जरूरत है, तो प्लीज़ डू नॉट हैजिटेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्रेंकली यू राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। तो बच्चों अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।